इमरान खान यही चाहता है कि सर चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश जेलों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारे। मुझे बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है। 8 बजे सीएनजी सेक्टर को खुलवा के बाद मैंने 9:30 फ्लाई कर। ये कहते हैं हम क्या कर सकते हैं 100 दिन में। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुफाहमत के बादशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर से बज़ाहिर लगता है कि मुज़ाहमत के रास्ते पर चल निकले हैं। आज हैदराबाद में जलसे से खिताब के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क के 2 अहम इदारों के सरबराहान को नाम लिए बगैर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिनकी नौकरी की मुद्दत 3 साल है उन्हें क्या इख्तियार है कौम के फैसले करने का। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप कभी यहाँ पहुँच जाते हैं, कभी वहाँ पहुँच जाते हैं। मसाइल को लेकर 9 लाख केसेस पेंडिंग है अदालतों में, आप उनकी तरफ तवज्जो दें। आपको फैसले करने का इख्तियार नहीं, फैसले करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप इलेक्शन होने देते सही तरह से, सियासी जमातें लड़ झगड़ कर नेशनल कंसिलिएशन गवर्नमेंट एक बना लेती, एक कौमी मुफाहमती हुकूमत बन जाती, यही इसी में मुल्क का हल था। आज आसिफ जरदारी साहब को क्यों इतनी सख्त टोन इस्तेमाल करना पड़ी, इस पर भी आज के शो में बात होगी। और हम बात करेंगे कि एक हुकूमत के अंदर 2 ब्लॉक्स की, जिस तरह हमने कल भी बात की थी, वो बज़ाहिर नजर आ रहे हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, एक मुफाहमती एक मुज़ाहमती। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब पहले तनकीद कर रहे थे कि पीएसी की चेयरमैनशिप नहीं मिलनी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब को, आज शेख रशीद साहब ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि ये बड़ा गलत तासुर गया है उनको पीएसी का चेयरमैन बनाना। और इसी पर अब ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट का बायकॉट करेगी जब तक साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो जाते। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे सिंध में बिलाखिर 6 रोज़ के बाद सीएनजी की बंदिश खत्म करने का फैसला हो गया। फौरी तौर पर वजीर पेट्रोलियम ने आज ऐलान किया है कि 8 बजे से सीएनजी स्टेशंस को गैस की फ्राहमी शुरू हो जाएगी। अब जब हम शो में बात कर रहे हैं तो इस वक्त सीएनजी की फ्राहमी शुरू हो जानी चाहिए सिंध के अंदर सीएनजी स्टेशंस को। इस सारे मौजूदात पर गुफ्तगू आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उस्मान डार साहब मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब का तज्ज़िया शामिल किया जाए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं कि जरदारी साहब की आज जो एक सख्त उनकी टोन थी, उन्हें जो सख्त आज ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ी, इसकी वजूहात क्या हैं? पहले हम चाहेंगे कि सुना दिया जाए जरदारी साहब ने क्या बात की, उसके बाद फिर इस पर तबसरा लेते हैं। अक्सर मैंने ये कहा है, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है। ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना ले। जी शामी साहब, आपने सुनी जरदारी साहब की गुफ्तगू। वो उन्होंने एक तरफ तो कहा कि आपकी नौकरी की मुद्दत 3 साल, आपको क्या इख्तियार फैसले करने का, साथ ही साथ उन्होंने केसेस का हवाला भी दिया कि आप फैसले ना करें, आप तो केसेस निपटाएं जो 9 लाख पेंडिंग है। तो मुफाहमत के गुरु, मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब मशहूर हैं, तो मुज़ाहमती जो उनका ये रास्ता है जो उन्होंने आज टोन इस्तेमाल की, क्या आपको नजर आता है, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए जी, इसकी वजूहात तो जाहिर है, उन पर दबाव बढ़ रहा है और उनके खिलाफ भी कई मामला ज़ेर तफ्तीश हैं और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उसकी निगरानी कर रही है और FIA जो है वो उनके दर पे नजर आती है। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल तो उनके लिए है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो अपनी जगह एक हकीकत है कि फैसले करने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है और किसी दूसरे अदारे को नहीं है। वो चाहे 3 साल की किसी की मुद्दत हो या 3 साल से ज्यादा की हो या 10 साल की हो या 20 साल की हो, लेकिन ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि जो पार्लियामेंट है उसी को फैसले करने चाहिए और दस्तूर के ताबे हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो दस्तूर को
नज़रअंदाज करके जो इक़दाम किए जाते हैं वो नतीजा खेज नहीं होते और उनके अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। और जो उन्होंने इशारा किया है निज़ाम अदल की तरफ, तो इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि लाखों मुकदमात जो है अदालतों में पेंडिंग है और लोगों को वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा और लोग सालों जो है तो वो धक्के खाते रहते हैं। सही। तो पहली तरजीह जो है वो निज़ाम अदल के जिम्मेदार जो हैं उनकी यही होनी चाहिए कि वो हर शख्स को और हर साइल को इंसाफ मिले। तो ये बातें असूली तौर पर तो दुरुस्त हैं और बाकी आप इनके इस वक्त अहदाफ क्या है वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, क्योंकि जरदारी साहब का जो अचानक ये गुस्सा आया है तो उसकी वजूहात तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामी साहब। कमरजमान कायरा साहब, तो फिर वजूहात यही हैं जिनकी तरफ इशारा मुजीबुर रहमान शामी साहब भी कर रहे हैं। जाहिर है केसेस उनके खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं और शिकंजा टाइट किया जा रहा है एफआईए की तरफ से, जीआईटी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए, केसेस तो जरदारी साहब पे पहले भी चलते रहे और अब भी चल रहे हैं और फेक केसेस चलते रहे, सज़ाएं भी होती रहीं और सज़ाएं ख़त्म भी होती रहीं और अपने मुखालफों के दौर में वो अदालतों से अपने केसेस में बरी होते रहे। वो टांगों से बम बांध के पैसे लेने का 20 लाख रुपया लिया, कभी कोई इल्ज़ाम, कभी 10%, कभी फ़लाँ, कभी बाहर के मुल्कों में पैसे पड़े हैं, कभी मतलब क्या क्या इल्ज़ाम नहीं थे मोहतरमा पे और आसिफ जरदारी साहब पे। तो वो तो एक दबाव की कैफियत तो होती है जी, मैं उससे इनकार तो नहीं करता, लेकिन वो दबाव के तहत कोई ऐसे फैसले या ऐसी किस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। हाँ, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शुरू से, ये पीपल्स पार्टी का एक प्रॉब्लम भी है कि हम जो बातें करते हैं बुनियादी तौर पे बहुत सारे इस मुल्क के ताकतवरों को पीपल्स पार्टी का ये मिजाज पसंद नहीं है। इसी वजह से हमारे लिए हमेशा मुखालफत के रास्ते खुले रहे। कभी हमें सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, कभी मुल्क तोड़ने वाला कहा गया, कभी क्या क्या नाम नहीं दिए, छोड़िए उसको। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी कहती क्या है। भुट्टो साहब ने क्या कहा, ट्राइकोटमी दे दी, कहा कि ये आइन के अंदर रहते हुए अपने अपने काम कर रहे हैं। मोहतरमा का क्या तकाजा था कि सियासत के अंदर मदाखलत इदारों की नहीं होनी चाहिए। मोहतरमा की ज़िंदगी में क्या खुल के ISI और बाकी इदारों ने क्या क्या काम नहीं किए। हमारी जमात को तोड़ने के लिए नैब का और एहतसाब का इदारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, तो ये काम तो हमारे खिलाफ होते रहे। आज भी वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना मेरे खिलाफ केसेस बन रहे हैं गलत हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा मेरे बेटे को फजूल केस में बुला लिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब जो, और ये बात अपनी जगह, क्या आपको इल्म नहीं है, हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये कहते रहे कि ये इलेक्शन मैनेज किए गए हैं। मुस्लिम लीग कहती रही मैनेज किए गए हैं, ANP कहती है मैनेज किए गए हैं, जमात इस्लामी कहती है मैनेज किए गए हैं, PTI के लोग जो हार गए हैं वो कहते हैं मैनेज किए गए हैं। लिहाजा ये कहना कि आप सियासी अमल में मदाखलत ना कीजिए, जो काम पार्लिमान का है, जो सियासी जमातों का है, उनको करने दीजिए। और अगर अदलिया को हम कहते हैं कि जनाब आप बिल्कुल आपका इख्तियार है, और ये हम आज नहीं कह रहे, हमारे लेवल पे भी कहा जा रहा है और जरदारी साहब और बिलावल साहब के लेवल पे भी कहा जा रहा है और बार बार गुजारिश की गई है कि जनाब आपका बिल्कुल इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बिल्कुल इंश्योर करना है, देखना है कि कहीं उसको उस पर जद तो नहीं पड़ रही, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ठीक, ये नहीं होगा और नहीं होना चाहिए एटलीस्ट कि आप उसकी लिमिट को इतना एनहांस कर दें, इतना इलास्टिकली खींच के ले जाएं। मैं इसी लिमिट की बात करूंगा खैर साहब, इसी लिमिट में मुझे आपका कमेंट चाहिए, आप उसमें मदाखलत शुरू कर हो जाए। इसी लिमिट के मामले पर मुझे आपका कमेंट चाहिए कि फिर ये लिमिट कहाँ जाके ख़त्म होती है, कितनी आप इसको मजीद, यानी कि जो मुज़ाहमत की सियासत है ये बयानात तक ही रहेगी या फिर ये अमलन भी ये सियासत उस तरफ आप जाएंगे, कदम उठा सकते हैं? जो लिमिट की आप बात करें वो लिमिट कहाँ तक है? नहीं, देखें, मज़ाहमत इदारों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। पार्लिमान, फौज, अदलिया के दरमियान मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गुफ्तगू के डायलॉग के जरिए ही दबाव तो एक होना चाहिए, वो प्रेशर एक पार्लिमान का होना चाहिए, लेकिन मज़ाहमत और तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। ना हम जाना चाहते हैं, ना तारीख में कभी गए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम अपनी बात फर्मली कहते रहते हैं, आज भी कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जनाब
आपने अगर समझ रहे हैं कि किसी जगह पे लोगों के हकूक उनको नहीं मिल रहे, पानी नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, दवा नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही, तो आप एग्जेक्टिव को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, हुक्म दे सकते हैं, लेकिन वो इख्तियार जाके खुद विजिट करके खुद इख्तियार लेने का नहीं। वहां पे लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर का इख्तियार आप नहीं ले सकते। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, ये पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत का होना चाहिए, उसी के पास रहना चाहिए और उसी की इस्तेदाद को बेहतर करना चाहिए। उस पर जो अवामी दबाव है वो बढ़ना चाहिए ताकि वो बेहतर फैसले करे। और सारे इदारों के अंदर खराबियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं, उन सभी ने बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है तो मुआशरे में एक बेहतर फिजा बननी है। किसी एक इदारे का अगर ये गुमान हो, लेकिन हम देख चुके पाकिस्तान में करप्शन के इल्जाम तो कायद आज़म के दौर से लगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पहली स्पीच जो 14 अगस्त की थी, उसमें 11 अगस्त की स्पीच, एक मिनट जरा मेरी बात खत्म होने लें दे, तो उसमें भी ये कहा गया, उसके बाद भी हुआ, हमने फौजी हुकूमतें देख ली जी, क्या फौजी हुकूमतों में करप्शन खत्म हो गई या बढ़ी? उसके बाद हमने अदलिया को भी जुडिशियल एक्टिविज्म में देख लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में देख लिया, आप देख लिया, तो क्या इससे चीजें बेहतर हुई या खराब हुई? तो मैं देखने की जरूरत है कि इन सारे इदारों को अल्टीमेटली पार्लिमान के सामने जाना है, सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके नहीं, पार्लिमान के आगे जाना है। पार्लियामेंट बालादस्त है, फैसले का इख्तियार जो है पार्लियामेंट को होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, यही हम कह रहे हैं, यही इख्तियार की बात है। बिल्कुल सही है। जावेद अब्बासी साहब, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं आज के ज़रदारी साहब की स्पीच को, जो उन्होंने सख्त लैंग्वेज यूज़ की दो इदारों के सरबराहान से मुतल्लिक, और साथ ही साथ ज़ाहिरा ये बात पहले आपकी क़यादत भी करती रही, बार बार उस वक्त पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं थी, अब तो पीपल्स पार्टी और आपकी जमात दोनों तकरीबन सेम पेज पर हैं इस मामले में, तो किस तरह कोलैबोरेट करेंगे आप पीपल्स पार्टी के साथ आगे चल के? ज़ाहिरा नुक्ता नज़र तो दोनों का एक ही है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो मैंने स्पीच सुनी है ज़रदारी साहब की, मेरा ख्याल है बिल्कुल उन्होंने ये बात आज कही है कि जिसका भी जिक्र कायरा साहब भी कह रहे थे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को बता दिया गया है कि किस इंस्टीट्यूशन ने, किस अदारे ने क्या काम करना है और उसके क्या फंक्शन होंगे, और अदारे अगर अपना अपना काम करेंगे, अपने अपने दायरे कार में रह के कायम करेंगे, उनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन है उसमें रह के काम करेंगे, तो हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर पार्लिमान जुडिशरी का काम शुरू कर दे, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम शुरू कर दे, तो फिर शायद ये चीज़ें आगे नहीं ले जाएंगी, इससे नुकसान होगा पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के जो अदारे हैं जिनके अपनी अपनी जिम्मेदारी है उनमें रहकर काम करना है, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए लाजम है। और हाँ, ये मुतफ़िका आइन है जिसको सब ने माना हुआ है, जिसके नीचे हम सारे हल्फ लेते हैं, जिसके नीचे हमने कसम उठा के कहना है कि हम इसके नीचे काम करेंगे, तो फिर उसके दिए हुए इख्तियारात के नीचे हम सबको काम करना होगा। इसमें किसी की दूसरी राय नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सारे अदारे उसके सामने जवाब दें, एग्जीक्यूटिव के अदारे भी उसके सामने जवाब दें, और बाकी भी जो अदारे हैं उन्हें भी पार्लियामेंट के सामने किसी न किसी हालत में बहरहाल जवाब दे ज़रूर हैं और होना चाहिए। जो ज़रदारी साहब ने एक बहुत अहम बात की है, देखें जो आज मौजूदा हुकूमत है वो डिलीवर करने में नाकाम हो रही है। 100 दिनों में उनका जो प्लान था कि जो लोगों को उन्होंने सामने ख्वाब दिखाए थे, जो उन्होंने दिखाया था कि हम मदीना की रियासत करेंगे, जो उन्होंने कहा था कि महंगाई जो है इस मुल्क से हम ख़त्म कर देंगे, हम दुनिया से लोन नहीं लेंगे, और आज हमारी सारी हुकूमत किस तरफ जा रही है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं? आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का बिजनेसमैन यहाँ परेशान है, आज पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट्स यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई आदमी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा। पाकिस्तान लगा हुआ है कि यहाँ को स्टेटस को हर चीज़ रुकी हुई है। अब इस पाकिस्तान के बड़ी जमातों के लीडरों ने ज़रूर अपना रोल प्ले करना है, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी, और ये क्वेश्चन उठाएंगे कि ये लोग जिनके बारे में हम कहा करते थे कि इनके पास ना टीम है ना इनके पास तजर्बा है, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलाने का भी इनके पास कभी पाकिस्तान में तजर्बा नहीं था। अगर आज हम इस इलेक्शन के बारे में हमेशा से हमारी रही थी कि मुतनाज़ा इलेक्शन है, ये इलेक्शन रिग्ड है, ये इलेक्शन जो है ये खास एक माहौल में उस वक्त करा गए हैं जब बड़ी जमातों की लीडरशिप को आपने जेलों में डालकर किनारे रखकर उनके बाद इलेक्शन करवाए हैं। हमारी तो आपकी जमात की भी बात कर रहे थे ज़रदारी साहब के पहले, नवाज शरीफ साहब को लाया गया, अब इमरान खान को लाया गया है, वो तो फिर आप भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसकी आप बात आज आप तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कर रहे हैं। ज़रदारी साहब ने आपको भी बराबर आड़े हाथों लिया है। देखिए ये बात हम इस इलेक्शन के बारे में पाकिस्तान की कोई एक जमात बता दें
किसी एक जमात ने कहा हो कि ये जो 2000 ये इलेक्शन जो अभी जिसके नतीजे में 18 में हम बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। जितने भी दुनिया के अदारे यहाँ आए जिन्होंने इस इलेक्शन को मॉनिटर किया था, उनकी हालत आप देख रहे हैं। वो आरटीएस का सिस्टम जिसके जरिए इन्होंने कहा था इलेक्शन, जिसने सारा मैंडेट चुराया, ये सारी बातें किसने की हैं? और वो लोग जो हमें नहीं पता कि उनकी पोजीशन आपने अपने हलकों में क्या थी और किस तरह वो इलेक्शन जितावा गए और जीत कर आके बैठ गए। इस नतीजे में जो आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिन हालातों से हमारी ये हुकूमतें डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई हैं, ये क्वेश्चन बड़े रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन उठेंगे इसलिए कि ये हुकूमत डिलीवर करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। ठीक है उस्मान डार साहब, ज़ाहिर है जरदारी साहब ने तनकीद आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी की कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है पहले 100 रोज़ में कुछ भी डिलीवर करने में। ये नहीं कि आपने खुद ही जो अपने लिए बेंचमार्क सेट किया था, वो जो डिबेट छिड़ी थी आपने 100 रोज़ की, वो अब आपको हॉन्ट कर रही है, हर कोई तनकीद कर रहा है उसको लेके बेंचमार्क को देखते हुए। साथ ही साथ ज़ाहिर है जो आज जरदारी साहब की जो टोन थी वो बड़ी अग्रेसिव टोन थी, इदारों को लेकर भी, आपकी गवर्नमेंट को लेकर भी। तो आपने क्या उसमें से क्या लगता है क्या वजह थी, क्या ऐसे हालात हैं कि जरदारी साहब को इतनी हार्श टोन यूज़ करना पड़ी? देखिए, एक तो ये जो कहते हैं कि 100 दिन के अंदर हम परफॉर्म नहीं कर सके, हमने तो 100 दिन में अपनी डायरेक्शन, हुकूमत का जो तयन है गवर्नेंस का, उसको सेट करने की बात की थी। हमने किस सतह पे ये कहा था कि दूध और शहद की नदियां बहा देंगे पाकिस्तान में। आप दोनों गवर्नमेंट से 5-5 साल रहे हैं, इनके भी 3 से 4 माह की कारकर्दगी उठा के देख लें, इकोनॉमी को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, कानून साजी को ले लें, पूरा इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये वावेला करते रहते हैं चैट शोज में, मैं देखता हूँ जी कि जी इन्होंने गवर्नमेंट नहीं चल रही, गवर्नमेंट काम हो गई। 3 से 4 माह हमें मिले हैं और ये लोग 25-25, 30-30 साल मुसल्लत रहे और डिलीवर नहीं कर सके। आज मैं सादा सा सवाल उठाना चाहता हूँ समीर, क्यों चीफ जस्टिस साहब को इंटरफेरेंस करनी पड़ रही है, उनको दौरे करने पड़ रहे हैं? 35-35 साल से ये लोग सिंध में बैठे हैं, पंजाब में बैठे रहे हैं, अदारे आज भी तबाह हाल है, आपके सामने ही है। और बुनियादी हकूक के लिए अगर थोड़ा सा कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, उस पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। चीफ जस्टिस साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी आए हैं, हम पे भी उन्होंने अगर उंगलियां उठाई हैं तो अगर बेहतरी के लिए बात हो रही है। लेकिन ये कहना, मैं जो जरदारी साहब की बात पे आना चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक बार फिर अदारों को ड्रैग करने की कोशिश की है, गवर्नमेंट के अंदर, सियासत के अंदर खींचने की कोशिश की है। कौम को वो भी याद होगा जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, फिर उसी ईंट से ईंट बजाने वाली दीवार की ईंटें अपने सर पर उठाकर जरदारी साहब ने उसे सीमेंट के साथ खड़ा किया था 1.5 साल के बाद। कौम को ये भी याद है। ये लोग सियासी नारेबाजी तो कर देते हैं, फिर एनआरओ इन्हीं लोगों से लेते हैं। एनआरओ की तारीख किन लोगों ने इस मुल्क में जो एनआरओ हुआ किन्होंने लिया? तो बात ऐसे करते हैं जैसे इन लोगों से ये एनआरओ नहीं लेते रहे या इन लोगों के साथ इनका मुकान ही माजी में रहा। मैं समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने उस दिन वाजिया, जब उन्होंने सहाफियों के साथ गुफ्तगू की थी, तो एक वाजिया पैगाम दिया था कि इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क के फैसले वो ले रहे हैं। इससे ज्यादा क्लैरिटी से प्राइम मिनिस्टर क्या मैसेज दे सकते हैं? और ये कहना जी कि 3 साल वाले मुल्क के फैसले कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि आसफ अली जरदारी साहब का ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान था। जब समीर ये दोनों जमातों के गिर्द करप्शन के एहतसाब पे घेरा तंग होता है, आप इनके स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, ये यही कहेंगे जमहूरियत को खतरा है या फलां जो है इंस्टीट्यूशन इंटरफेरेंस कर रहा है। जब एहतसाब के गिर्द घेरा तंग नहीं होता, आपके सामने ही है, फिर ये क्या बातें कर रहे होते हो? लेकिन साथ अपोजिशन का एतराज भी है ना उस्मान डार साहब के एहतसाब जो है वो यकतरफा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग ही नजर आते हैं, उनके खिलाफ एहतसाब हो रहा है। हुकूमती अफराद कई लोग ऐसे खान साहब की काबीना में बैठे हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो जब दोनों तरफ होगा अपोजिशन का, इस पे कोई जमात नहीं कह रही, सारी जमातें कह रही हैं कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन यकतरफा एहतसाब नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिशन से किसी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, वो आगे बढ़ती है, तो हुकूमत में बैठे कई लोगों के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, उनमें भी कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। तो यहां से फिर जो एहतसाब में जो शफाफियत या फिर बैलेंस ना होने का एक तासुर उभरता है ना। देखिए, मैं 2 से 3 बातें क्विकली कहना चाहता हूँ। एक तो ये नैब की पूरी टीम जो है, इंक्लूडिंग चेयरमैन, ये हमारे लगाए हुए नहीं है, ये इन्हीं के दौर की बनाई हुई नैब है। और दूसरा, इन्हीं के दौर के ये सारे केसेस हैं, चाहे वो अपोजिशन वालों पे हैं, चाहे हुकूमती जमात के किसी रुकन पे हैं,
कोई अभी कई केसेस नए भी बने, कई केसेस उसके बाद नए भी बन बन रहे, कई केसेस नए भी बन रहे। मरियम औरंगजेब का मामला हो गया, राना सनाउल्लाह साहब का मामला आ गया, अभी हुकूमत में बैठे कई लोग हैं, यहाँ तो किसी के खिलाफ नया नहीं बना। इंक्वायरियां देखिए, वो तो अभी एक इंक्वायरियां इनिशिएट हो रही हैं, जिसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। कल को हमारी बारी भी आ सकती है अगर हम इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे, अगर हम हुकूमती या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी बारी भी आ सकती है। लेकिन ये तासुर देना कि शायद नैब के पीछे हम हैं, देखिए अगर ये समझते थे, इनको पूरा मौका मिला, 2/3 से ज्यादा इनकी मेजॉरिटी थी PMLN की, इनको चाहिए था कि ये नैब को स्ट्रेंथन करते, नैब के कवानीन को रिव्यू करते, जिसको ये काला कानून कह रहे हैं। एक नहल शख्स को PMLN वालों ने पार्टी का सदर बनाने के लिए तो रातों रात ये तरमीम ले आए थे पार्लियामेंट के अंदर, तो क्यों नहीं इन्होंने नैब के कवानीन में फिर तरमीम लाए, जिसकी आज ये आवाज उठा रहे हैं कि ये काला कानून है। आए पार्लियामेंट में मिलकर बैठ के लेजिस्लेशन कर लेते हैं, लेकिन खुदारा एहतसाब के अमल को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। क्या आप नहीं समझते कि करप्शन हो रही है पाकिस्तान में, या करप्शन हो रही थी, क्या नहीं लूटमार हुई पाकिस्तान में? चले, पॉइंट आपका आ गया है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये जो अपोजिशन के दरमियान इस वक्त एक कोलैबोरेशन है, अपोजिशन की जमातें करीब आ रही हैं, अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि ये मामला मज़ीद अब आगे बढ़ेगा। और पहले जिस तरह से कोलैबोरेट किया पीपल्स पार्टी, नून लीग ने एक साथ हो गई PSC की चेयरमैनशिप के मामले पे, अब साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना होने के मामले पर भी दोनों जमातें एक पेज पे हैं मुकम्मल। और ये खबरें भी आ रही हैं कि अब शायद अपोजिशन पार्लियामेंट के बायकॉट की तरफ जाए। इस तरफ बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। आज जिस तरह जरदारी साहब ने बात की कि इलेक्शन हो जाते शफाफ तरीके से तो सियासी जमातें लड़ झगड़ के एक मुश्तरका एक हुकूमत बना लेती, नेशनल गवर्नमेंट बना लेती थी। गवर्नमेंट तो नहीं बन सकी, एक हमें मुश्तरका अपोजिशन एक तगड़ी अब दोबारा से बनती नज़र आ रही है। और अब ज़रा ये बता रहे हैं कि फैसला हुआ है अपोजिशन के दरमियान कि जब तक साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते तब तक दोनों ऐवानों का पार्लियामेंट के बायकॉट किया जाएगा। और इस सिलसिले में कल जो है एक मुश्तरका पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी होगा, जिसमें ये हतमी फैसला किया जाएगा कि पार्लियामेंट का बायकॉट करना है या नहीं। लेकिन बज़ाहिर अभी तक ये फैसला हो चुका है। नून लीग के ज़रा ये बता रहे हैं कि पीर को ये होना है, लास्ट पीर को ये मीटिंग होगी जिसमें हतमी फैसला भी किया जाएगा। अभी तक ये डेलिब्रेशन चल रही है, बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। तो कायरा साहब, ये मामला फिर ठीक है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते तो फिर बायकॉट कर लिया जाए? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, ऐसी कोई तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है। हमारी जमात के अंदर इसकी कोई डिस्कशन नहीं। हमारी नून लीग के रहनुमाओं से मैंने खुद भी बात की है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा हमारा प्लान है। हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते कर लिए हैं और हतमी फैसला पीर के रोज होगा। देखिए, ये नून लीग का प्लान हो सकता है। आप जॉइंट पार्टी अपोजिशन की बात फरमा रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी जमात के अंदर ऐसा अभी कोई बात नहीं है। सोमवार वाले दिन सेशन होगा, उससे पहले पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन के रहनुमा बैठेंगे या उससे पहले कोई मीटिंग करेंगे, तो उस पर कोई तय करें तो बात अलग है। अभी तक कोई तजवीज़ ऐसी हमारे सामने नहीं। हाँ, प्रोडक्शन आर्डर उनके जारी होने चाहिए, इस पर पीपल्स पार्टी भी कहती है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हक है। और ये देखिए ना, साद रफीक साहब को एक ऐसे मौके पे गिरफ्तार किया गया जब उनके हलके का इलेक्शन था और वो इलेक्शन फिर चंद 100 वोटों से जीत लिया गया। ये सवाल तो रेज होंगे, लेकिन मैं इस तरफ जाने से पहले आपसे 2 मिनट चाहूँगा। जी। उस्मान डार साहब ने फरमाया है कि ये जमातें 30-30 साल रही हैं, 25-25 साल रही हैं, 35-35 साल। पहले तो गिन लें कि साल कितने को एक फैसला कर लें। इसलिए कि वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी टोटल 5 और 5, 10, 8 या 9 साल रही है। अगर आपने सूबाई और मरकजी हुकूमतों के साल सारे इकट्ठे करके गिनने हैं तो फिर तो उस्मान साहब आपकी भी 5.25 साल उम्र हो गई है। आप भी 5 साल सूबे के अंदर हुक्मरान रहे हैं और अब कोई 1.25 साल आपने होने लगा है, 4 महीने, तो 5.25 साल आपको भी हो गए। सो इस तरह नहीं करते, कौम को इस तरह नहीं गलत फिगर्स देते। दूसरी गुजारिश ये है कि हम आपसे हुजूर वाला, बिल्कुल आपका हक है, आप हमारा एहतसाब कीजिए, आप हमारा एहतसाब कीजिए, आप हमारा पूरी कारकर्दगी देखिए, चेक कीजिए, बिल्कुल हमने कौन से चीज़ों को डिलीवर किया, कौन सी को नहीं। अगर कभी
मौका हो और आप तशरीफ रखते हो तो मैं चाहूंगा कि इसी प्रोग्राम में रख ले कि 2008 में हमें क्या पाकिस्तान दिया था और 2013 में हमने क्या डिलीवर किया। मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने बैठ के सारी कौम के सामने रखूं और ये बात कि हमने जो कुछ किया, लेकिन 100 दिन तो हमने नहीं कहा था जी, आपने खुद कहा था। आपने कहा था कि 100 दिन में हम सिमत, क्या सिमत तयन कर दी है आपने? यही तो हम कह रहे हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन ही हुकूमत में कोई नहीं। आपने कहा था कि हम जनूबी पंजाब के सूबे का फैसला कर देंगे, आपके 100 दिन के प्लान में लिखा है। हम रोज कह रहे हैं हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, एक कदम आप नहीं उठा रहे उस तरफ। आपने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम तेल की कीमतें कम करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं, बिजली की कीमतें गिरी हैं। आप जरा सुनना पड़ेगा मेरे भाई को जी, क्योंकि इंटरप्शन अच्छी नहीं होती। सुन ले, बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ, आपको पूरा टाइम देंगे। गुजारिश ये है जी कारी साहब। नहीं, मैं यही कहूंगा उस्मान साहब को जरा थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा और हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है। बातें करना बड़ा आसान है, मैं जितना चाहूं इनको खुदेड़ के रख दूंगा यहाँ बैठे बैठे, और एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे उस्मान साहब। लेकिन छोड़िए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वाला हमने कुछ नहीं कहा आपको। चले सुन ले पहले कारी साहब जी, कारी साहब बात कर ले। आप जनाब, आप ये तो एक पीटीआई का ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप उतावले बड़े हैं। मैंने और बैरिस्टर साहब ने बड़े सब्र से आपकी बातें सुनी है। आप जितना चाहें हम पे एतराज करें, बट हजूर सब्र से सुनते भी है ना। जिस वक्त आप फरमा रहे हैं कि हमने इस मुल्क को दिया क्या है, हजूरे वाला, जिस वक्त पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर जमहूर और जमहूरियत की जंग लड़ रही थी, आपके लीडर तो उस वक्त सियासी तौर पे पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त से हम इस मामले में हैं, और आपके लीडर तो बाकायदा उसी आमरीयत के साथ खड़े होके उसको बाकायदा रेफरेंडम के जरिए इस मुल्क का सरबराह बनाना चाहते थे, यूनिफॉर्म में सदर बनाना चाहते थे। आप कहते हैं आपके कौन से लोग हैं? वजीर दिफा आपके कई वज़रा के ऊपर, सूबाई वज़रा, मरकजी वज़रा, आपके जो इवन सीएम है इस वक्त उनके ऊपर, आपके पंजाब के जो आपके इत्तेहादी हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, उनके केसेस हैं। कितनी दफा नैब उनको बुला चुकी है, उनको तो नहीं पकड़ा गया, उनको तो नहीं अरेस्ट किया गया। उनके बाकी बहुत सारे दोस्त हैं, उनको तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा। वो कहते हैं जी हम तो जवाब दे रहे हैं, तो क्या बाकी जवाब नहीं दे रहे? क्या बाकी फरार हो रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक यार्ड स्टिक रख लीजिए, और कोई आपसे कोई एनआरओ नहीं मांग रहा। एनआरओ आपके ज़हनों पे खबत सवार हो गया। एनआरओ परवेज मुशर्रफ ने किया था, वो एक डिक्टेटर का कोई एग्रीमेंट नहीं था। आपका अलमिया यह है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को और एनआरओ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एनआरओ नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, उस वक्त के सदर ने जारी किया था, और उस पर कोई जमातों के दस्तखत नहीं थे। और वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालत ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, और उसके सारे केस बहाल हुए दूरे वाला, उसका किसी को बेनिफिट नहीं मिला था। ये बहुत हो गया ना मंत्रा पढ़ पढ़ के, अब कितना सुनाएंगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम कह रहे हैं जनाब आप अपना काम कीजिए। आपने कहा था हम सस्ती रोटी देंगे आवाम को, हम सस्ता छत देंगे आवाम को, हम तेल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। आज हर सेक्टर चीख रहा है। नौकरियां आपने क्या देनी है? 100 दिन में आपने सरकारी महकमों में नौकरियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। क्या कहां से लाएंगे नौकरियां, कहां से देंगे? हर पाकिस्तान का हर कारोबारी नेम एनीवन, कोई दुकानदार उससे पूछ लीजिए, मुझे छोड़ दे, उससे पूछ लीजिए तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है, वो आपको क्या दास्तान सुनाएगा। ये इस मुल्क की इकोनॉमी है, ये मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं जी। अब आप कहें कि जी हमें इन्होंने दिया बड़े गलत हालात में पाकिस्तान, तो याद रखिए पाकिस्तान हर हुकूमत को मुश्किल हालात में ही मिला है। हाँ ठीक है, चले जावेद अब्बासी साहब, जो बात है अपोजिशन की तजवीज़ की कि हम जाएंगे उस तरफ, आप खुद भी कायमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं सेनेट की कानून और इंसाफ की, मैं ज़रा सुना दूँ वज़ीर कानून ने क्या एक राय दी थी जब शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये इधर वे इस कानून की जो है वो की जा सकती है इंटरप्रिटेशन। सुनाएं जी क्या कहा था वज़ीर कानून ने। जब प्रोडक्शन ऑर्डर की बात आई तो स्पीकर साहब ने मुझसे कंसल्ट किया, और अगर रूल 108 की अगर आप लैंग्वेज देखें तो वो दोनों तरफ जा सकती थी बात, और मैंने स्पीकर साहब के सामने बात रखी कि सर आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप लीगली मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मेरा फ़र्ज़ है आपको सही बात बताऊं। अब वो दोनों इसकी बनती है तशरीहात के, एक तो यह है कि
अंडर ट्रायल एक अगर केस है तो उस बंदे को आप नहीं जारी कर सकते प्रोडक्शन ऑर्डर। दूसरा यह है कि यानी कि जेल में जो आपका अगर कोई पार्लियामेंटेरियन कैद है तो उसे अंडर ट्रायल को नहीं लाया जा सकता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के केस में वो कहते हैं कि हमने स्पेशली फेवर किया था। अब इस मामले पे मेरी आज बात हुई थी स्पीकर साहब से, वो ये फरमा रहे हैं कि मैंने कानूनी राय इन राइटिंग ली है वजीर कानून से भी और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल से भी। तो कानूनी नुक्ता भी तो यहाँ पे है, गो कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है शहबाज शरीफ साहब के जारी हुए थे, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कानूनी एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग लेंगे फिर जारी करेंगे। देखिए, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की थी, जिस रूल्स का उन्होंने हवाला दिया था, उन्होंने खुद ही कहा कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह दोनों तरफ हो जाती है। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाए, हाई कोर्ट की जजमेंट आ जाए, पार्लियामान कोई इकदाम उठा ले, कोई एक रवायात कायम हो जाए, तो उस वक्त से बात उस पर इम्प्लीमेंट सारी हमेशा से आगे चीज़ें जो है चलने शुरू हो जाती है। बड़ा रिसेंट केस है शहबाज प्रेसिडेंट कोर्ट होती है, तो खुद उन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया है हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हमने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किया, जो उन्हें हक था, वो अपोजिशन लीडर है। अब साद रफीक साहब एक हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके हल्के के लोगों ने उन्हें मुंतखब करके भेजा है। आप ज़रूर आज उनके पास, अगर वो नैब की कस्टडी में है, ज़रूर स्पीकर साहब के पास ये अख्तियारात है कि उनकी प्रोटेक्शन वो आर्डर जारी करें, जो बिल्कुल लीगल काम है। ये आईनी और कानूनी हक है उस हल्के के लोगों का कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो नेशनल असम्बली में हो। आप साद रफीक साहब को अगर बंद करके उस हल्के को सजा देना चाह रहे हैं, उस हल्के के लोगों को सजा देना चाह रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा है, और वो क्या मांगो कहाँ, इसमें मुश्किलात क्या है, इसमें यानी जब मसला है कोई नहीं होना चाहिए था, वो आए उनको अपने हल्के, जब जहाँ जितनी देर इजलास है वो इजलास में रहें, उसके बाद आप उन्हें जहाँ भी रखना चाहें आप उन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन ये माइंड सेट जो ये कायम करने जा रहे हैं, ये जो जमहूरियत के खिलाफ जो एक सोच है इनकी परवान चढ़ रही है, ये इनके लिए किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। इस बहुत सारी ये कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं। बाइकॉट से पीछे कोई कदम नहीं होगा जब तक उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते। ये अब जरा ये सुन ले कि छः इन्होंने आज जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के ओथ के बाद इन्होंने असेंबली में कमेटीज बनानी है, जिन्होंने 1 महीने में काम शुरू करना था। इन्होंने एक नॉन इशू जो है उसको खड़ा कर रखा। उन्होंने कहा हम पीएससी की चेयरमैनी नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मैंने कई प्रोग्राम में कहा था कि वक्त आएगा ये मेहनत करके देंगे और ये बात मानेंगे, यानी वो बात मानी है। लेकिन किसका बड़ा नुकसान किया है? जमहूरी अदारों का नुकसान किया है। लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, पार्लियामेंट का नुकसान हुआ है, पार्लियामेंट की कंपोजिशन थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो अगर ये पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते, पार्लियामेंटेरियन सीरियस नहीं लेते, ये तो मेरा ख्याल है कि डार साहब उनकी जमात को खुद आगे होकर जाना चाहिए था कि कहते हैं कि वो हमारा साथी है, पार्लियामेंटेरियन है, उसका केस जरूर चल रहा है, उसके केस पे भी हमें बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उसको जरूर लाएं ताकि वो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सके। दे तो दिया, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं बड़ा कड़वा घोट भरा है जावेद अब्बासी साहब, तो फिर कह रहे हैं बड़ा कड़वा घोट भरा है। फवाद चौधरी साहब ने भी कल कहा, आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि ये बड़ा गलत हमने फैसला किया। हुकूमत के अंदर इस वक्त बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप तो जिसने कहा कि हमें करना पड़ा, लेकिन ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि गलत छोटा है। ये गलत फैसला नहीं है। ये पार्लिमानी रिवायात इनको समझनी चाहिए। इनकी बड़ी बदकिस्मती है कि ये चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, प्रोविंशियल असेंबली में नहीं रहे, रूल ऑफ बिजनेस इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। इनको काम चाहिए कि ये पार्लिमानी रिवायात को पढ़ें, उनको देखें, उनको समझें। पार्लियामान लेकिन वो जो लॉजिक दे रहे हैं, मैं जरा आपको वो सुना दूं, वो जो लॉजिक दे रहे हैं, जरा शेख रशीद साहब ने भी उसका हवाला दिया, मैं जरा सुना दूं आपको। शेख साहब ने क्या कहा था जी, आज वो जो वजह दे रहे हैं वो पार्लियामानी रिवायात तो है, लेकिन वो कुछ और बात कर रहे हैं, जरा सुनाएं जी। देखें जी, जो पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन बनाया है उसका मैसेज भी अच्छा नहीं गया है। दूध की रखवाली पर बिल्ला बैठाने से कोई हमें पजीराई नहीं मिली, और अगर शहबाज शरीफ दयानतदार है तो फिर PMLN में कोई बददयानत नहीं। जी जावेद भाई साहब, शेख साहब तो यही बात कर रहे हैं, साथ फवाद चौधरी साहब भी कर रहे हैं, कई दीगर लोग हुकूमत पे बैठे वो खुद अपने फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शेख साहब के बारे में जो अल्फाज इस मुल्क के वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहे थे और कई दफ़ा कहे थे, वो अल्फाज भी अगर इनके बारे में आप सुना दें तो मेरा ख्याल है मुझे इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। और नौकरी बाज लोग हैं, नौकरी करते हैं बेचारे, इनके लिए अपना कॉन्स्टिट्यूंसी रही नहीं है, अपनी नौकरी बचाने के लिए कभी एक दरवाजे पे कभी दूसरे दरवाजे पे। तो जब आदमी इस तरह की पोजीशन में होता है तो ऐसी जरूर बातें करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पार्लिमानी रवायात उन्होंने कायम की है, PTI ने, इन्हें इस तरह पार्लिमानी रवायात कायम करनी चाहिए, पार्लिमान को मजबूत करना चाहिए और पार्लिमान की जो ट्रेडिशन है उन्हें आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है उस्मान डार साहब, आप हुकूमत गिला तो करती है, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले PSC के मामले पे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया,
अब साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामले पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप ब्लैकमेल क्यों हो रहे? एक प्रेसिडेंट मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब के मामले की आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें, क्यों लेतोलाल से काम कर रहे हैं, क्यों इस मामले को लटका रहे हैं? जारी कर दें, मामला स्मूथली आगे बढ़ेगा। देखिए समर, हम समझते हैं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़नी चाहिए जिसपे गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। मैं अपने नहीं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को याद दिलाना चाहता हूं कि पार्लियामेंटेरियन जो कमेटी बनाई गई है रिगिंग के ऊपर, इन्होंने ही रिक्वेस्ट रखी जी कि हम चाहते हैं धांधली के ऊपर एक कमेटी बननी चाहिए। बनाई कि नहीं बनाई गवर्नमेंट ने, जो कि हमें 126 दिन का धरना देना पड़ा था, आपको याद होगा, 4 हल्कों के लिए, और हमने वो भी इनका काम कर दिया। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी ये तो उसमें भी तो मामला आगे नहीं बढ़ सका उस्मान डार साहब। वो जो आप बात कर रहे हैं जिस पार्लिमानी कमेटी की जिसने इंतखाबात की धांधली से मुतल्लिक तहकीकात करनी थी, वो मामला भी तो आगे नहीं बढ़ सका। उसकी ज़ैली कमेटी जो थी TOR वैसे एक करने के लिए कायम हुई थी, वहां पे भी अभी तक जो हल्का खुलवाना होगा TOR दिए थे अपोजिशन ने, वो बड़े जामे TOR थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए गवर्नमेंट ने। नहीं, खान साहब ने कहा था जो हल्का खोलना हुआ बोल दूंगा। कल भी कहा है कायरा साहब, कल भी कहा है खान साहब ने पेशावर के अंदर तकरीर करते हुए कि जो हल्का खोलना है खुलवा लें। कल दोबारा से खान साहब ने ये ऑफर दी है। साद रफीक वाले हल्के में खान साहब ने खुद स्टे लिया था। जी डार साहब, वो तो अदालतों में खुद अभी केसेस चल रहे हैं, मैं खुद लेके गया हूँ, ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं। दूसरी बात ये है कि हमने प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किया अपोजिशन लीडर के, तो गवर्नमेंट तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। हो सकता है कि इनके ख्वाजा साद रफीक साहब के भी अगले हफ्ते प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाए। मैं यहाँ सवाल ये उठाना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार मेरे दोनों भाई राग लाप रहे हैं कि गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही, एक प्रोग्राम कर लेते हैं, कायरा साहब भी लेके आ जाएं। मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ आज कि इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज कितने महीनों में बनाई थी, ये लेके आए जरा अगले प्रोग्राम में। और ये अब्बासी साहब भी जरा ले आए कि पिछले 5 सालों में जब ये आए थे इन्होंने कितने महीनों में स्टैंडिंग कमेटीज खड़ी की थी। ये जो हमें कह रहे हैं, डार साहब हमारी फौरन बन गई थी कमेटियां पहले महीने में यार। और क्या बात कर रहे हैं आप, लेके आए हमारी कमेटियां पहले महीने में बनी थी। रिकॉर्ड असेंबली में बड़ा मनवाना है। हमारा साहब कह रहे हैं कि हमारी पहले महीने बन गई थी, इस पे कोई अलग से प्रोग्राम कमाल है। ठीक है, आप पार्लियामेंट में नहीं गए हजूर, आप जाके वहां से ले लें, रिकॉर्ड ले लें। कायरा साहब अब बात तो सुने ना, हौसला रखे। आप तो कहते हैं झूठ इतना बोलो कि बस सच लगे कि शायद अपोजिशन ही सच बोल रही है। यार अगर आपकी जमात का कायरा साहब, यार ये मुनासिब नहीं है उस्मान डार, ये मुनासिब नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। नहीं देखिए मुनासिब क्यों नहीं है, परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ पार्लियामान में पड़ा हुआ रिकॉर्ड देख लो ना यार। पिलडैट का अभी इसी वक्त उस्मान सुन लो, आपके फायदे की बात कर रहा हूं, आपको एजुकेट करने लगा हूं। पिलडैट की रिपोर्ट पड़ी है, पिलडैट के वेबसाइट पे चले जाएं, वो आपको सारा दे देंगे। फाफन की वेबसाइट पे चला जाएं, आपको पता चल जाएगा हमारी पहली कमेटी कब बनी थी, कौन कौन मेंबर था, सारी डिटेल मौजूद है। ये आपको किसी ने गलत कहा है। आगे सुन लें। आपकी हुकूमत आई, पहले 6 माह में डॉलर 60 रुपए से कहां तक गया था? कायरा साहब बताएं जरा, कौन सुनना चाहती है। हमारे दौर में 56-57 रुपए से डॉलर बढ़ के बहुत ऊंचा 82 पे गया। बिल्कुल उस्मान, एक मिनट, आपने सवाल पूछ लिया ना, ये भी कौम को साथ बताइए कि आलमी बहरान आया था, एक आलमी बहरान आया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $145 पे गई थी। वो हमारा कसूर नहीं था हजूर, वो वर्ल्ड रिसेशन था, वो वर्ल्ड क्राइसिस था जिसको हमारे ऊपर ना मले। आज वर्ल्ड क्राइसिस नहीं है, आज आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस तरह डिजाइन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। कहां हमारी गवर्नमेंट का क्राइसिस कहां ये? आज आपका मुल्क क्राइसिस में है, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में है, वो तो वर्ल्ड क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं ना। आज दहशतगर्दी का वो आलम उस्मान नहीं है यार, खुदा के लिए। आज दुनिया आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। 2008 में हम तो एक तबाह हाल मुल्क लेके बैठे थे जब GSQ पे हमले हो रहे थे। पाकिस्तान में बंदा कोई आने को तैयार नहीं था, वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में थी, 2 बड़े फ्लड आए। क्या कर रहे हैं आप यार? बात सुन लेना, बात तो जायज करें। बात सुन लेना। 25 जुलाई को आप देख लें उठा के डॉलर 129 रुपए का था,
और 8 से 9 रुपए बढ़ा और ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे हैं जैसे कि असद उमर ने कॉलोनी की तबाही करके रख दी हो। आप क्या अपने वज़रा कह रहे हैं कि 148 तक 45 तक जाएगा उस्मान डार साहब, ये तो आपके अपने वज़रा कह रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बात करें। चले ठीक है, मैं ज़रा एक यहाँ ब्रेक शामिल करूंगा प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और सिंध में 6 रोज़ के बाद बिलाखिर आज ऐलान किया है वज़ीर साहब ने कि 8 बजे से गैस मिलना शुरू हो जाएगी CNG स्टेशंस को, और हमें उम्मीद है कि इस वक्त से गैस मिलना शुरू हो गई होगी। सिंध में बड़ा बुरान रहा, ज़ाहिर है इंडस्ट्री सेक्टर ने बड़ा सफ़र किया, ट्रांसपोर्ट के शोबे ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और बड़ी लोगों को मुश्किलात रहीं। आज अगर खुल गए हैं CNG स्टेशंस तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है वहाँ के लोगों को, और सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ा फोर्सफुली टेकअप किया इस मामले को वफाकी हुकूमत के साथ। तो कायरा साहब, ये जो बहरान रहा, अब हुकूमत ने तो फौरी तौर पे ये किया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तहरील कर दिए, SNGPL का, SSGC का, तो क्या कहेंगे, इससे बढ़ के कोई इक़दाम होना चाहिए? और साथ साथ अब आगे की बात भी हो रही है कि CCI में भी ये बात डिस्कस होगी ताकि आइंदा इस तरह के मामला ना हो, सिंध को उसका इक्वल शेयर मिलना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ से गैस प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, जहाँ तक तल्लक गैस की शॉर्टेज का है, ये प्रॉपर प्लान नहीं हुआ। जो शॉर्टेज हमारे मुल्क के अंदर, मतलब सप्लाई और डिमांड में तो प्रॉब्लम है। सर्दी जब बढ़ती है तो नेचुरल डिमांड बढ़ जाती है गैस की, और फिर हमारी जो कोजन है, हमारी जो इंडस्ट्री को गैस मिल रही है, उसका भी एक अपना शेयर है। जब सप्लाई कम हुई तो उसकी वजूहात अब कहा जा रहा था कि जी कोई प्लांट बैठ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब वो प्लांट तो रिपेयर नहीं हुआ लेकिन सप्लाई बहाल हो रही है। तो लगता यूँ है कि सिंध के जो गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें काफ़ी वज़न है। वो कह रहे हैं कि जो LNG है, हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम LNG खरीदें। LNG के रेट बड़े ज़्यादा हैं, वो $12.5 पे है, और जो पाकिस्तानी गैस है, नेचुरल गैस, वो $6.5 पे है। तो इतना ये डबल का जो फ़र्क है वो हम क्यों खरीदें, जबकि इस वक्त मुल्क की 70% गैस सिंध से प्रोड्यूस होती है। और आईने पाकिस्तान इस बात का ज़मानत देता है कि जो कुदरती गैस या तेल या जो भी हमारी कुदरती वसाइल हैं, ये जिस सूबे से निकलते हैं फर्स्ट राइट उसका है। हमें उनका कोटा तो उनको देना चाहिए, और जितना उनका कोटा बनता था जब उसको श्रिंक किया गया, तो इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने कोई हड़तालें नहीं कर दी। सिंध गवर्नमेंट ने आके कोई जाके मीनारे कायद पे बैठ के कोई धरना नहीं दे दिया, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि हम इस पे एजिटेशन करेंगे, और मामला अप्रोप्रिएट फोरम्स पे उठाया और ये मामला हल हो गया। यकीनन सिंध के लोग बहुत तकलीफ में रहे, और वहाँ की इंडस्ट्री का, वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ। और अब भी मैं समझता हूँ कि इसको फ्यूचरिस्टिकली भी देखने की ज़रूरत है। अगर आप इंडस्ट्री को सस्ती गैस नहीं देंगे, आप कंपेटेबल नहीं रहेंगे दुनिया में। अगर आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेक्टर को गैस सस्ती नहीं देंगे, लोगों को और सस्ता ईंधन है को नहीं करेंगे क्या? तो पाकिस्तान का ये मुतालबा तो अपनी जगह मौजूद है ना। और सिंध वाले कहते हैं कि गैस हमारी 70% हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा हक हमें दे। हम क्यों महंगी गैस खरीदे जब सस्ती गैस, सिंध की प्रोड्यूस्ड गैस आप पूरे मुल्क के अंदर सस्ती दें, और सिंध के रहने वालों को आप कहें कि आप महंगी गैस इस्तेमाल करें, ये मुनासिब तो नहीं है। लेकिन चले ये मामला हल हुआ, अच्छी बात है। पहले फौरी तौर पर आज मिनिस्टर साहब कह रहे थे, वजीर पेट्रोलियम तो कह रहे थे कि सिंध के लोगों को सस्ती गैस मिल रही है वहाँ की, ये जो हम LNG दे रहे हैं पंजाब को दे रहे हैं। नहीं, सिंध गवर्नमेंट बैठी है जी, उसका जवाब सुन लें उनसे। सही है। चले, अब जो बात होती है कि महंगी, ज़ाहिर है LNG महंगी है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और LNG ज़ाहिर नून लीग लेके आई थी, और इसमें हमें सस्ते जो एक तनकीद ये भी होती है कि एक्सप्लोरेशन की तरफ आप मज़ीद नहीं गए, जिसकी वजह से हमने एक शॉर्ट कट एक रास्ता ढूंढा और हम LNG की तरफ चले गए। ये तनकीद भी जावेद भाई साहब आपकी गवर्नमेंट पे तहरीक इंसाफ भी करती है, दीगर फोरम से भी होती है कि आपने कोई सस्टेनेबल और जो सस्ते जो सोर्सेज थे तवानाई के, उनकी तरफ आपने किया, आपने महंगों को ज़्यादा ऑप्ट किया। ये आसान रास्ता था, शॉर्टकट था। देखिए, ये इसलिए भी हकीकत नहीं है कि जिस वक्त 2013 में हमारी हुकूमत हमने संभाली है, उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग 16 या 18 घंटे थी। गैस की लोड शेडिंग का ये आलम था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी। सर्दियों में गैस बिल्कुल
ना घरों में, बच्चे स्कूलों में जाने के लिए जो माएँ थी वो चिल्ला रही थी कि हमारे पास तो इतनी भी गैस नहीं है कि हम इनके नाश्ते तैयार कर सकें या इन्हें गर्म पानी जो है मुहैया कर सकें। तो वो एक ऐसा मुश्किल हालात थे जिसमें हमें ज़रूरी तौर पर फौरी इक़दाम करने थे। लेकिन ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है, ये एक तसल्सल के साथ एक बात करती थी। ये हमेशा कहती थी कि LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ये महंगे हुए हैं, ये इन्होंने हमें सही रेट नहीं बताए, हम आएंगे हम सारी दुनिया में दिखाएंगे कि LNG कि दुनिया में क्या रेट थे और इन्हें किस रेट पर मिली है और कितना ये महंगा लिया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट सारे हम इन सामने रखेंगे। आज सब तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो मुल्क में गैस की शॉर्टेज नहीं थी, उनके आने के बाद पैदा हुई है, ये खान साहब ने कल कहा है, दावा किया। नहीं देखिए दावा बस कुछ भी हो, लेकिन ये हालात अगर आप उस वक्त जर्नलिस्ट थे, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है, ये तारीखी कुछ चीज़ें हैं जिनको कौन जुटला सकता है। लेकिन गैस की बहुत ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम थी, उसलिए एक हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है। इस वक्त भी साउथ एशिया में सारे रीजन में सबसे ज़्यादा सस्ते जो रेट LNG के हुए थे वो पाकिस्तान को मिले। और ये बिल्कुल वही तरह की बात थी जब हम CPEC के प्रोजेक्ट लगा रहे थे, ये कह रहे थे ये सबसे ज़्यादा महंगे प्रोजेक्ट हैं बिजली के लगा रहे हैं, हम आएंगे तो हम कौम को हकीकत बताएंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जब तशरीफ़ लेके गए, जहाँ वहाँ जॉइंट जब डिक्लेरेशन आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़े थे और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के प्रोजेक्ट लगे वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे और सबसे सस्ते लगे, और उन्होंने भी ये माना है। और आज से कुछ ही दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने भी ये मानी है कि वो प्रोजेक्ट साफ थे, उनमें कोई ऐसी करप्शन का इन्वॉल्व नहीं थी और सस्ते प्रोजेक्ट थे। तो ये बातें हैं कि ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके दावे बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टडी मामला करते नहीं है। ये आप कुछ चीज़ें बेहतर बनाएं, ये आगे चीज़ें लेके जाएं, लेकिन जिस तरह चीजें इनके हाथ से निकल रही है, इसकी सिर्फ कॉम्पिटेंसी का इशू है। इनको चाहिए कि अपनी जो है अपनी जो कॉम्पिटेंसी का सवाल उठाया है, सेनेटर जावेद बासी साहब ने कॉम्पिटेंसी की बात की है, तो आपकी जमात भी ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि आपने मजीद एक्सप्लोरेशन की तरफ नून लीग नहीं गई, और KPOGCL एक आपका इदारा है जिसने एक्सप्लोरेशन करनी थी, बना था, उस पर अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसने 1 किलो जो है यानी 1 लीटर तेल भी वो नहीं निकाल सका। इसी तरह से एहतसाब कमीशन की पे भी आपका बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि वो भी आपने बनाया लेकिन वो बाद में उससे कुछ निकला नहीं है, वो बंद कर दिया गया खर्च करके। तो ये मिसालें तो मौजूद है कि इनकम्पिटेंसी तो आपकी तरफ भी है। देखिए समय एहतसाब कमीशन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह नैब का जो कानून है प्री बार्गेनिंग का, ये था जब वो जाके नैब से NOC ले आते थे तो उसमें जो आपका सूबे का मैंने रेफरेंस में बात की, लेकिन ये KPOGCL जो आपका इदारा था एक्सप्लोरेशन के लिए बना था, कुछ आपने निकालना था, तेल गैस निकालनी थी, 1 लीटर भी नहीं निकाल सके और अरब से ऊपर रुपए खर्च कर दिए। देखिए एक तो आपकी आवाज क्रैक हो रही है, मुझे उस तरह समझ नहीं आ रही। देखिए गैस के ऊपर मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूँ कि यार बेहतर नहीं होता कि जो वजीर थे शायद अरकान अब्बासी साहब असल गैस और पेट्रोलियम के, वो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन में जब भी असेंबली में वो आएंगे वो कम से कम अपनी परफॉर्मेंस सामने रखेंगे। जो इतना बड़ा शदीद बहरान आया है गैस का, आया क्या इनकी परफॉर्मेंस थी कि अब मौजूदा हुकूमत को जो इनके बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने, आपकी हुकूमत ने गलत फैसला किया, ये तो आपकी हुकूमत ने आपकी मुतल्लिका मिनिस्ट्री से गलत फैसला किया। फोरकास्टिंग तो पहले हो गई थी एक्सपर्ट्स की तरफ से, उन इदारों की तरफ से मुतल्लिका के दिसंबर में हमें जरूरत होगी, वो शिपमेंट तो आपकी खुद हुकूमत ने कैंसिल किया था LNG का। नहीं देखिए मैं इस मौजूदा बहरान की बात कर रहा हूं, जो ग्रॉस इसी की बात कर रहा हूं, 2 शिपमेंट से एक आपने कैंसिल कर दिया, बहरान आ गया मुझसे हुआ है। अगर आप शिपमेंट कैंसिल न करते तो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आवाज आ रही है, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब ये आके पार्लियामेंट में करप्शन का दफा करेंगे बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर लें। मैं तो इस बात पे आना चाह रहा हूँ, ये कोई हमारी वजह से नहीं हुआ, ये जो सारा बहरान की बात कर रहे हैं, उल्टा जाके उन्होंने वजीर ने वहां पहुंचे हैं, आपके सामने CNG स्टेशन खोले गए हैं कि काबू पाने की कोशिश की गई है। उस्मान साहब फिर आपको पता नहीं है मेरे मोहतरम, आपको चाहिए कि आप मामले को पहले पढ़ लें, देख लें, सुन लें, समझ लें। चलो ठीक है, जब आपकी गवर्नमेंट आई तो जो इंपोर्ट होनी थी LNG उसका टेंडर हुआ मनसूख किया गया, ठीक है, वो डिले हुआ है जिससे शॉर्टेज बढ़ी है और आपको LNG लानी पड़ेगी। अब आपने दीगर सेक्टर कट करके CNG को खोला है प्रेशर में आके। चले हमारा शो का वक्त जो है वो ऊपर चला गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब आपका, सेनेटर जावेद बासी साहब आपका और कमर उस्मान कायरा साहब आपने शो में ज्वाइन किया। नाजरीन आज के शो में इतना ही, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।